नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर आपके सामने उपस्थित हुआ लेकर खून का टीका यादवेंद्र शर्मा चंद्र द्वारा रचित उपन्यास खून का टीका। तो आज हम खून का टीका के बारे में सारांश पहले पढ़ चुके हैं और अभी हम इसका टेस्ट लेने वाले हैं प्रश्न उत्तरों को। देखते हैं प्रश्न संख्या 1। ज़्यादा बातें करेंगे नहीं क्योंकि समय है कम बहुत, और जब समय कम हो तो थोड़ा स्पीड रखनी पड़ती है। खून का टीका उपन्यास किस प्रकार का उपन्यास है? खून का टीका उपन्यास किस प्रकार का उपन्यास है? ए, ब, स या फिर द? तो किस प्रकार का उपन्यास है खून का टीका? खून का टीका उपन्यास है द ऐतिहासिक उपन्यास है। किस प्रकार का उपन्यास है? यह मेवाड़ के इतिहास का उपन्यास है। किसके इतिहास का? मेवाड़ के इतिहास का। मेवाड़ में किसका चित्रण है इसमें? राणा हमीर के। किसके? राणा हमीर के। कहां से लेकर? 1303 से लेकर, और लगभग आगे का ध्यान नहीं मुझे, ठीक है। 1303 से प्रारंभ होता है। राणा रतन सिंह से यह उपन्यास प्रारंभ होता है और जब तक राणा हमीर चित्तौड़ के सिंहासन पर बैठता है तब तक का यह उपन्यास है खून का टीका। तो इसमें बार बार इस शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि इसमें बार बार युद्ध दिखाए गए हैं। लगभग 4 या 5 युद्ध दिखाए गए हैं। उन सभी युद्धों में कोई किसी को खून का तिलक कर रहा है, कोई किसी को खून का टीका लगा रहा है। मतलब मातृभूमि पर बलिदान होने के लिए एक दूसरे में शौर्य की भावना भरी जा रही है। इसलिए इस उपन्यास का नाम खून का टीका रखा गया है। खून का टीका उपन्यास में वर्णित काल्पनिक चरित्र है। खून का टीका उपन्यास में वर्णित काल्पनिक चित्र है। ए, ब, स या फिर द? ए, ब, स या फिर द? तो कौन सा है? द। उपर्युक्त सभी अनंग सिंह, पवन सिंह, शेरा और मेरा। अनंग सिंह है जो क्या है? जागीरदार है। जागीरदार है और हमीर का हितैषी है। और हमीर के कहने पर चित्तौड़ का जो युद्ध है वह लड़ता है और उस युद्ध में जैसा के हाथों मारा जाता है। वैसे बहुत शक्तिशाली योद्धा है। और यह अनूप सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है, एक सैनिक जो होता है, जो हमीर की आलोचना कर रहा होता है, तो उसको मौत के घाट भी ये उतारता है। पवन सिंह पहले हमीर के पिता अरि सिंह के साथ युद्ध में जाता है, वहां घायल हो जाता है, तो फिर अजय सिंह के साथ जंगलों में चला जाता है और बाद में यह हमीर का साथ देता है। इसका पुत्र है जैत सिंह, वह भी हमीर का साथ देता है। ये सभी साथी हमीर के हैं। शेरा और मेरा ये पवन सिंह के छोटे भाई खेत सिंह, पवन सिंह के छोटे भाई खेत सिंह के विश्वास पात्र भील योद्धा होते हैं। विश्वास पात्र भील योद्धा होते हैं, जिसमें से शेरा जो है वो शेरा और खेत सिंह ये दोनों बालेचा दुर्ग की जो लड़ाई होती है, बालेचा दुर्ग की जो लड़ाई होती है उसमें ये दोनों वीरगति को प्राप्त होते हैं। वहीं बालेचा दुर्ग की लड़ाई जो है वहीं टीका दौड़ भी कहलाती है। इससे ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, मुझे लग रहा है मैंने जो बता दिया है उसमें भी काफ़ी सारे प्रश्न आगे हल हो जाएंगे, इसलिए ज़्यादा विस्तार से, क्योंकि मैंने तो उपन्यास को पढ़ लिया कई बार, और तो इसलिए इसमें से प्रश्न उत्तर भी बनाया, इसमें से सार भी निकाला है, तो कुछ ज़्यादा याद हो गया। खून का टीका उपन्यास किसके जीवन पर आधारित था? ए, ब, स या फिर द? ए, ब, स या फिर द? तो किसके जीवन पर आधारित था? खून का टीका उपन्यास किसके जीवन पर आधारित था? ब, चित्तौड़ के राणा हमीर के जीवन पर आधारित है खून का टीका। टीका क्या होता है? टीका होता है तिलक, जो तिलक लगाया जाता है उसे टीका बोलते हैं। कहीं ये समस्या ना हो जाए कि कुछ विद्यार्थियों को टीका ही न ध्यान हो। खून का टीका उपन्यास की प्रारंभिक पंक्ति है। खून का टीका उपन्यास की प्रारंभिक पंक्ति है। ए, ब, स या फिर द? अच्छे से दिखाई दे रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। ए, ब, स या फिर द? तो उत्तर है ए। क्या है? प्रारंभिक पंक्तियां यहीं से होती है। मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो। ये पंक्तियां किसको सुनाई देती है? ये पंक्तियां सुनाई देती है राणा रतन सिंह के कुटुंबी, या कह सकते हैं उनके विश्वास पात्र लक्ष्मण सिंह उर्फ लाखा को। किसको? लक्ष्मण सिंह उर्फ लाखा को, अरि सिंह के पिता को, हमीर के दादा को। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5।
अभी इसके बाद एक टेस्ट और भी होगा जिसमें और प्रश्न होंगे, इसमें शायद 25 या 30 प्रश्न है। उसके बाद इसके अलावा एक टेस्ट और होगा जिसमें और प्रश्न रहेंगे ज़्यादा। ठीक है, राणा रतन सिंह का विश्वसनीय सामंत कौन था? राणा रतन सिंह का विश्वसनीय सामंत कौन था? ए, ब, स या फिर द? ए, ब, स या फिर द? ए, ब, स या फिर द तो कौन है? ब, लक्ष्मण सिंह लाखा। ये जो विश्वसनीय सामंत है लक्ष्मण सिंह लाखा कौन था? यह अरसी का पिता था। अरसी का पिता था, अजय सिंह का पिता था। इन दोनों का पिता था लक्ष्मण सिंह लाखा, जिसके कितने पुत्र थे आगे बताऊंगा। चित्तौड़ पर उत्सर्ग होने के लिए प्रथम महाराणा किसे बनाया गया? चित्तौड़ पर उत्सर्ग होने के लिए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था किस पर? चित्तौड़ पर। किसके लिए? पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था। उस आक्रमण में एक एक योद्धा को राणा बनाकर, महाराणा बनाकर उस युद्ध में भेजा जा रहा था। तो ऐसा हुआ कि सबसे पहले कौन जाएगा? कहने से तात्पर्य यह है कि मौत के मुंह में सबसे पहले कौन जाएगा? तो कौन तैयार हुआ सबसे पहले जाने के लिए? सबसे पहले जाने के लिए तैयार हुआ अरी सिंह। अरसी उर्फ अरी सिंह है बड़ा पुत्र किसका? लक्ष्मण सिंह उर्फ लाखा का बड़ा पुत्र और हमीर का पिता अरी सिंह सबसे पहले जाने के लिए तैयार हुआ। युद्ध क्यों होता है? मनुष्य को इतनी निर्दयता से क्यों मारता है? उपयुक्त विचार किसके मन में कौंधा? उपयुक्त विचार बहुत ही शानदार विचार है कि युद्ध क्यों होता है, मनुष्य को इतनी निर्दयता से क्यों मारता है? ए, ब, स या फिर द? ए, ब, स या फिर द तो उत्तर है द, महाराणा अरी सिंह। किसके? महाराणा अरी सिंह के। प्रश्न संख्या 8 क्या है? प्रश्न संख्या 8 महाराणा अरी सिंह के अनुसार युद्ध का मूल कारण है। महाराणा अरी सिंह के अनुसार युद्ध का मूल कारण क्या है? ए, ब, स या फिर द? ए, ब, स या फिर द तो युद्ध का मूल कारण है स। ए व ब दोनों, ए व ब दोनों मनुष्य की अधिकार लिप्सा ही उसे जितनी भी बुराइयां हैं उनकी तरफ अगर कोई चीज अगर लेके जाती है तो वो जाती है मनुष्य की अधिकार लिप्सा। रूप और अर्थ की चिरंतन भूख जो है वह बुराइयों की ओर लेकर जाती है। प्रश्न संख्या 9 ओ अश्वारोही ठहर, खेत को मत उजाड़। ओ अश्वारोही ठहर, खेत को मत उजाड़ कथन किसका है? ए, ब, स या फिर द तो किसका है? ब का, एक ग्राम बाला का। किसका है? एक ग्राम बाला का। कौन थी ये ग्राम बाला? यही ग्राम बाला थी जिसके सौंदर्य पर अरी सिंह मुग्ध हो गया था और उससे उसने प्रेम विवाह कर लिया था और बाद में इन्हीं की संतान हुए थे राणा हमीर। प्रेम विवाह भी कह सकते हैं उसे, गुप्त विवाह भी कह सकते हैं। गुल के वास्ते आया था खार भी नहीं मिला। गुल के वास्ते आया था खार भी नहीं मिला कथन किसका है? ए, ब, स या फिर द? गुल के वास्ते आया था खार भी नहीं मिली कथन किसका है? ए, ब, स या फिर द तो द का, अलाउद्दीन खिलजी का। क्योंकि जब तक अलाउद्दीन खिलजी पहुंचे थे तब तक सब नष्ट हो चुका था। वह पद्मिनी के लिए आया था और पद्मिनी उसे नहीं मिली थी। रक्त पिपासु संभाल अपना चित्तौड़, जो कल वीरों की लीला भूमि थी और आज मरगट है कथन किसका है? ए, ब, स या फिर द? ए, ब, स या फिर द? ए, ब, स या फिर द तो किसका है यह कथन? एक वृद्ध बुढ़िया का, एक वृद्धा का या बुढ़िया का। किसका कथन है? यह एक बुढ़िया का कथन है जो अलाउद्दीन खिलजी से कहती है। तो साथियों, जब भी मौका मिले शेयर अवश्य कर दीजिए और मौका लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए किस प्रकार की क्लास और होनी चाहिए, किस प्रकार की क्लास आपको चाहिए। पहले विद्यार्थियों ने कहा था
कि खून का टीका लेकर आइए, खून का टीका लेकर आइए। तो मैं काफ़ी समय से कोशिश लगा हुआ था खून का टीका, इसी बीच में अन्य क्लासें भी आ गई, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद खून का टीका तैयार हुआ है। उसका सारांश जो इससे पहले वाला वीडियो है वो आप देखिए। एक बार देखने के बाद 30 मिनट का या 35 मिनट का वीडियो है, सिर्फ एक बार देखने के बाद आपको खून का टीका के सारे प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे। हमीर अपनी विधवा माँ देवी के संरक्षण में कहाँ रह रहा था? हमीर अपनी विधवा माँ देवी के संरक्षण में कहाँ रह रहा था? उनवा गांव में, उनवा गांव में। अब ये हमीर, इनके बारे में बता देना चाहता हूँ। हमीर कौन है, क्या है ये सिस्टम, हमीर कौन है, विधवा माँ कौन है, इसके बारे में सारा मैं बता देना चाहता हूँ आपको। हमीर अपनी विधवा माँ देवी के संरक्षण में कहाँ रह रहा था? तो उनवा गांव में। विधवा माँ कैसे होगी? विधवा माँ देवी नाम आया है, हो सकता है शायद उनका नाम देवी हो सकता है उनका नाम, हमीर की माँ का नाम। तो ये जो देवी है यह वहीं ग्राम बाला है, वहीं ग्राम बाला है। और इसका वर्णन कहाँ हुआ है? इसका वर्णन हुआ है कि जब महाराणा बनाकर किसको, अरी सिंह को, अरसी या अरी सिंह को जब युद्ध में भेजा गया था तो वह 2 दिन तक युद्ध लड़ता रहा और दूसरे दिन वह बैठकर याद करता है, स्मृति में जाता है, स्मृति में जाता है। तब उसे याद आता है कि किस तरह से वह एक बार सुअर का शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था। वह खेतों से अपना घोड़ा लेकर निकल रहा था तो एक बहुत ही सुंदर सौंदर्य की स्वामिनी स्त्री युवती ने उसे उन खेतों को उजाड़ने से रोका था और कहा था ठहर जाओ, यह खेत जो है किसानों की जीवन रेखा है, तुम इसे इस तरह से नहीं उजाड़ सकते। और अरी सिंह उसके रूप पर मुग्ध हो गया था। उसके बाद वह निरंतर वहां जाने लगा था और बाद में उसने उससे गुप्त विवाह और प्रेम विवाह किया था और उनके एक छोटी सी संतान भी है। यह सोचकर वह युद्ध से विमुख हो रहा था, लेकिन फिर से वह अपने आप को वापस लाता है और कहता है कि वीर जो होते हैं वो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। और तीसरे दिन युद्ध में अरी सिंह मारा जाता है। इस वजह से जो ये देवी है ग्राम बाला जो है यह विधवा हो जाती है और इसके बारे में किसी को ध्यान नहीं होता। हालांकि हमीर जो अरी सिंह है वह जाते वक्त अपने पिता लाखा को कहकर जाता है कि इस तरह से मैंने विवाह किया था, लेकिन वह इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करता है। अजय सिंह को इस बात के बारे में ध्यान होता है, लेकिन तब तक रतन सिंह जो चित्तौड़ है वह मुगलों के अलाउद्दीन खिलजी के अधीन हो जाता है, तो वहाँ कुछ नहीं बचता है। अजय सिंह जो स्वयं जंगलों में रह रहा होता है, ठीक है। और यहाँ इसकी माँ को इसके बारे में सब जानकारी रहती है। तो इसकी माँ हमीर को अपना बदला लेने के लिए, अपने वंशजों का बदला लेने के लिए तैयार कराती है, उसे सभी विद्याओं में कौशल प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 13, मुंजा बालेचा, मुंजा बालेचा, मुंजा बालेचा, मुंजा बालेचा, मैं उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। उपयुक्त कथन किसका है? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? ए बैस है तो ए का है, हमीर का। ये क्या कहानी है? ये कहानी ये होती है कि जंगल में उनवा गांव में अजय सिंह हमीर रह रहा होता है युवा, और जंगल में अजय सिंह रह रहा होता है, ठीक है। और मुंजा बालेचा भी वहीं जंगल में रह रहा होता है। यह एक डाकू होता है, 7 फुट का विशालकाय शरीर का पराक्रमी भील डाकू, जाति से राजपूत होता है ये। तो यह क्या करता है? अजय सिंह को हमेशा परेशान किए रखता है। अजय सिंह अपने दोनों पुत्रों को इसकी गर्दन काट के लाने के लिए भेजता है, लेकिन वो असफल होते हैं। फिर हमीर आता है और हमीर ये वादा करता है कि मैं उसकी गर्दन काट कर लाऊंगा, और वह उसे हराता है और उसकी गर्दन काट कर लाता है मुंजा बालेचा की। यह उसी तरह से जैसे बाहुबली में होता है ना, बाहुबली में उसकी परीक्षा के लिए सबसे पहले उन दोनों बाहुबली की परीक्षा के लिए क्या करते हैं? तो वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे करके वो उसका नाम है राक्षस का, उस राक्षस को जो मार के लाएगा सबसे पहले वही महाराणा बनेगा, वो उसकी जिंदा लेके आएगा, वही महाराणा बनेगा। वो काला सा राक्षस होता है ना, तो वैसा ही इसके अंदर भी है। मुंजा बालेचा उसी प्रकार का भयंकर राक्षस रहता है जिसे हमीर मार कर लाता है और फिर अजय सिंह उसे महाराणा घोषित कर देता है, जैसा 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 बाहुबली में किया गया था। देखते हैं आगे। मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी बेटे,
तुम जरूर राणा बनोगे, तुम अवश्य अपने शत्रुओं का दमन करोगे। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन किसका है? ए, बै, से या फिर दे? ए, बै, से या फिर दे? इस प्रश्न को थोड़ा गौर से देख लेना, क्योंकि यह प्रश्न तुम अजय सिंह सोच सकते हो, लेकिन यह कथन किसका है? यह कथन है उसकी मां देवी का। किसकी? हमीर की मां देवी का। वो क्या कहती है कि मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी बेटे, तुम जरूर राणा बनोगे, तुम अवश्य अपने शत्रुओं का दमन करोगे। जब वह यह कहता है कि मैं अपने शत्रुओं को गिन गिन कर बदला लूंगा। समय की प्रतीक्षा में अवसर चले जाते हैं, कथन किसका है? समय की प्रतीक्षा में अवसर चले जाते हैं, कथन किसका है? ए, बै, से या फिर दे? ए, बै, से या फिर दे तो किसका है? दे का, हमीर का। कैसे है हमीर का? कि जब हमीर कहता है कि मैं मुंजा बालेचा की गर्दन काट कर ले आऊंगा, तब उसके चाचा अजय सिंह उसको देखते हैं कि राणा हमीर जो है वो छोटी उम्र का है, फूल के समान है, और जो राक्षस मुंजा है वह पहाड़ के समान है। तब वो उसे कहते हैं कि समय आने दो, तब अवसर आने दो। तब वो कहता है कि समय की प्रतीक्षा में अवसर चले जाते हैं। कौन कहता है? हमीर। किससे कहता है? अपने चाचा अजय सिंह से। किससे? अपने चाचा अजय सिंह से। सांप के बेटे का काम काटना होता है। सांप के बेटे का काम काटना होता है। मुझे शत्रु को परास्त करने की आज्ञा दीजिए, परिणाम की चिंता मत कीजिए। क्या है? उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन किसका है? कथन है राणा हमीर का। क्या कहते हैं राणा हमीर? राणा हमीर कहते हैं कि सांप के बेटे का काम काटना होता है, मुझे शत्रु को परास्त करने की आज्ञा दीजिए, परिणाम की चिंता मत कीजिए चाचा श्री। अब बाहुबली फिल्म बहुत बार देखी थी ना, थोड़ा सा, इसलिए असंभव और नहीं शब्द में मुझे श्रद्धा और विश्वास दोनों नहीं है। असंभव और नहीं शब्द दोनों में मुझे श्रद्धा और विश्वास दोनों नहीं है। कथन किसका है? ए, बै, से या फिर दे का? तो कथन है बाहुबली राणा हमीर का। किसका कथन है? बाहुबली राणा हमीर का। टीका दौड़ में शहीद हुआ। टीका दौड़ में कौन शहीद हुआ? टीका दौड़ में कौन शहीद हुआ? ए, बै, से या फिर दे? तो कौन शहीद हुआ? से तात्पर्य शेरा और खेतसी। शेरा और खेतसी टीका दौड़ में शहीद हो गए। अब भैया ये टीका दौड़ क्या थी? टीका दौड़ होती है जब किसी को महाराणा घोषित किया जाता है। चित्तौड़ की यह परंपरा थी कि जब किसी को महाराणा घोषित किया जाता था तो वह अपने पद को सुशोभित करने के लिए या पद को साबित करने के लिए, अपनी शौर्य को साबित करने के लिए क्या करता था कि पड़ोसी शत्रु पर आक्रमण करता था और उसे जीतता था। तो ऐसी स्थिति के अंदर टीका दौड़ होती है। राणा हमीर को, जब राणा हमीर क्या करते हैं? राणा हमीर जब मुंजा बालेचा की गर्दन काट कर लाते हैं तो अजय सिंह, उनके चाचा श्री अजय सिंह, उसे राणा घोषित कर देते हैं। राणा घोषित होने पर उन्हें टीका दौड़ करनी होती है। टीका दौड़ के रूप में उन्हें कोई गढ़ दुर्ग या जीतना होता है। ऐसी स्थिति में ऐसी जगह को चुनते हैं। सीलिया के बालेचा दुर्ग को वह चाहते हैं कि वह जीत लेंगे। सीलिया का बालेचा दुर्ग बहुत ही दुर्गम दुर्ग होता है, जिसे जीतना बहुत ही मुश्किल होता है, और वहां जो मुंजा बालेचा जिसकी गर्दन काट कर लाता है, उसके जितने भी साथी होते हैं, उसकी जितनी भी सेना होती है, वो सारी वहीं उस सीलिया के बालेचा दुर्ग में ही रह रही होती है। सबके इनकार करने के बावजूद भी वह उस युद्ध में जाता है और उस युद्ध को जीतता है। उस युद्ध में जो मुख्य भूमिका रहती है वो रहती है शेरा की और इसके भाई मेरा की और खेतसी की, और इसके अंदर दो रूप से मुख्य थे, पवन सिंह और खेतसी। पवन सिंह और खेतसी, और खेतसी के दो विश्वास पात्र होते हैं, शेरा और मेरा। ये चारों लोग उस युद्ध में विशेष भूमिका निभाते हैं। तो पवन सिंह का छोटा भाई खेतसी जो है वो उस युद्ध में मारा जाता है। पवन सिंह का
छोटा भाई खेतसी जो है वो युद्ध में मारा जाता है, और शेरा का भाई मेरा भी उस युद्ध में मारा जाता है। ठीक, तो ये खेतसी और मेरा का भाई शेरा भी मारा जाता है। तो खेतसी और शेरा उस युद्ध में मारे जाते हैं। कौन? खेतसी और शेरा। खेतसी, ये याद रख लेना, मेरा और शेरा है, शेरा और मेरा, और शेरा और मेरा में जो पहला है वो मारा जाता है। शेरा और मेरा में जो शेरा है वो मारा जाता है। मेरा से मरा वाला नहीं मारा जाता, उल्टा हो जाता है, विलोम शब्द हो जाता है। थोड़ा सा याद रख लेना, यह प्रश्न आ सकता है। खून का टीका उपन्यास में युद्ध पिपासु पुरुष किसे कहा गया है? और प्रश्न कैसे आ सकते हैं, कैसे नहीं आ सकते, इसके बारे में थोड़ी जानकारी तो मुझे है ही, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वाधिक जो प्रश्नों की पुस्तकें हैं वो अपनी पुस्तकें हैं। 2017 में हमारी 12,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की पुस्तक आई थी, और उसके बाद 2019 में हमारी 13,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, और 2020 के अंदर 10,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और 4400 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और अभी 2022 में हमारी 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और अभी वरिष्ठ अध्यापक के लिए 8,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की पुस्तक आई हुई है। खून का टीका उपन्यास में युद्ध पिपासु पुरुष किसे कहा गया है? खून का टीका उपन्यास में युद्ध पिपासु पुरुष किसे कहा गया है? ए, बै, से या फिर द? से को, अनंग सिंह को युद्ध पिपासु पुरुष कहा गया है। अनंग सिंह को, अनंग सिंह जमींदार था, किसका जमींदार था? जो किसका साथ देता है? हमीर का साथ देता है, जिसे मालदेव का बेटा जैसा मौत के घाट उतार देता है चित्तौड़ के युद्ध में। अनंग सिंह को किन किन नामों से संबोधित किया जाता है? अनंग सिंह को किन किन नामों से संबोधित किया गया है? ए, बै, से या फिर द? तो द। क्या? युद्ध पिपासु पुरुष, खूंखार भेड़िया और उन्मत्त गजसा। क्या किन किन नामों से? युद्ध पिपासु पुरुष, खूंखार भेड़िया, उन्मत्त गजसा। इन सभी नामों से किसको संबोधित किया गया है? अनंग सिंह को। किसको? अनंग सिंह को। प्रश्न संख्या 21, तुम मनुष्यता से पृथक होते जा रहे हो। तुम मनुष्यता से पृथक होते जा रहे हो। उपयुक्त कथन किसने किससे कहे? उपयुक्त कथन किसने किससे कहे? अजय सिंह ने अनंग सिंह से, अजय सिंह ने अनंग सिंह से, अजय सिंह ने हमीर से, हमीर ने अनंग सिंह से, अनंग सिंह ने पवन सिंह से। किसने किससे कहे? तो किसने किससे कहे? अजय सिंह ने अनंग सिंह से, अजय सिंह ने अनंग सिंह से। अजय सिंह कौन थे? चाचा श्री थे। किसके चाचा श्री थे? हमीर के चाचा श्री थे। अधिक क्रूरता और दयाहीनता अत्यंत कठोर परिणाम का आधार बनती है। अधिक क्रूरता और अधिक दयाहीनता अत्यंत कठोर परिणाम का आधार बनती है। कथन किसका है? ए, बै, से या फिर द? ए, बै, से या फिर द? तो किसकी है? अधिक क्रूरता और दयाहीनता अत्यंत कठोर परिणाम का आधार बनती है। अजय सिंह का, अजय सिंह का किसका कथन है? अजय सिंह का। अजय सिंह कौन था? हाँ, अजय सिंह था चलो छोड़ देते हैं इसको, नहीं है उत्तर ये सही है, अजय सिंह ही है, ठीक है ना, उत्तर तो अजय सिंह ही है। ये इसका संबंध किससे है ये थोड़ा सा दिमाग से निकल गया मेरे। उपन्यास खून का टीका, उपन्यास खून का टीका में गुप्त रूप से द्वारकापुरी जाने की इच्छा किसने प्रकट की थी? उपन्यास खून का टीका में गुप्त रूप से द्वारकापुरी जाने की इच्छा किसने प्रकट की थी? ए, बै, से या फिर द? ए, बै, से या फिर द? तो किसने? ए ने, राणा हमीर ने। अब ये द्वारकापुरी और ये क्या समस्या होगी, द्वारकापुरी कैसे? तो इसकी कहानी भी बता देता हूं कि
जो हमीर था, हमीर ने सबसे पहले छोटी सी उम्र में मुंजा बालेचा की गर्दन काट कर ले आया, तो शौर्य काफी आत्मविश्वास बढ़ गया। उसके बाद उसने मुंजा बालेचा का दुर्ग जीत लिया, तो और भी अधिक आत्मविश्वास बढ़ गया। उसके बाद उसने कहा कि अब मैं चित्तौड़ को जीतूंगा। अब चित्तौड़ पर किसका राज था? अलाउद्दीन खिलजी जालौर के शासक मालदेव को चित्तौड़ देकर चले गए थे। अब चित्तौड़ पर कौन शासन कर रहा था? चित्तौड़ पर शासन कर रहा था मालदेव। और अजय सिंह के समझाने बुझाने के बाद भी चाचा अजय सिंह ने बहुत समझाया कि अभी हमारी ताकत हम इस लायक इतने शक्तिशाली नहीं हुए हैं कि मालदेव की विशाल सेना का सामना कर सके। तो अमीर कहता है कि चूहों की तरह यहाँ पहाड़ों में मरने से अच्छा है कि सम्मान की मौत प्राप्त की जाए। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में वह मालदेव से युद्ध लड़ता है और मालदेव की विशाल सेना के सामने हमीर को पराजय हासिल होती है। तो इस पराजय से वह निराश हो जाता है, क्योंकि जिससे हमेशा सफलता ही सफलता मिलती रही हो उसे अचानक पराजय मिलती है तो निराश होना स्वाभाविक है। वह निराश हो जाता है। निराश होकर वह कहता है कि अब मैं द्वारकापुरी जाऊंगा, इसलिए वह द्वारकापुरी के लिए रवाना हो जाता है। तो उसी का यहाँ जिक्र है कि खून का टीका में गुप्त रूप से द्वारकापुरी जाने की इच्छा किसने की थी। आगे अगर प्रश्न नहीं आया तो ये कहानी भी मैं बता दूंगा द्वारकापुरी से आगे वाली। राणा हमीर के राज्य का नितांत शांत अत्यंत स्वामी भक्त एवं ओजस्वी वाणी का सम्राट चारण कौन था? राणा हमीर के राज्य का नितांत शांत अत्यंत स्वामी भक्त एवं ओजस्वी वाणी का सम्राट चारण कौन था? ए बै से या फिर दे? ए बै से या फिर दे? तो कौन था? से। चारण अमरदान। कौन था? चारण अमरदान। चारण अमरदान जो था वो अहिंसा का समर्थक था, वह युद्ध को पसंद नहीं करता था। उपन्यास खून का टिक्का में मालदेव के राज्य की लोहा दूरी किसे कहा गया है? उपन्यास खून का टिक्का में मालदेव के राज्य की, किसके? मालदेव के राज्य की। जो इनका विरोधी था ना, किसका? हमीर का जो विरोधी राजा था मालदेव, उसके राज्य की लोहा दूरी है ये भी ध्यान रखना। मालदेव है, जैसा है या हमीर है, ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। कभी कभी हम जैसे हमीर के बारे में, ये पूरा उपन्यास किसके बारे में? हमीर के बारे में। यहां अचानक पूछ लिया कि मालदेव की कौन सी विशेषता नहीं थी, मालदेव की कौन सी विशेषता नहीं थी। ठीक है ना। तो हम अचानक से दिमाग में हमें मालदेव पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं हमारे वो रह जाता है कि क्या? हमीर। और ऐसी स्थिति में आप लोगों को अंडरलाइन कर लेना है, रेखांकित कर लेना है, ध्यान रखना है कि क्या है। तो लोहा दूरी कहाँ की? मालदेव की लोहा दूरी किसे कहा गया है? तो ए बै से या दे ए को, मोजीराम मेहता को। अब द्वारकापुरी की कहानी आपको सुनाता हूं कि वहां से द्वारकापुरी जाते हैं। द्वारकापुरी से जाते हुए गुजरात के खोड़ा गांव में पहुंचते हैं। हमीर जो है, अनंग सिंह भी साथ है, गुजरात के खोड़ा गांव में या खेड़ा गांव में पहुंचते हैं। वहां जो किसान होते हैं वो इनको पहचान लेते हैं। फिर इनके बारे में जब बातचीत होती है तो वो उनको पता चलता है कि जो चित्तौड़ की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो वो फिर राणा हमीर को कहते हैं कि हम आपको एक ऐसी देवी से मिलाएंगे जो आपके चित्तौड़ की सारी व्यवस्था सही कर देगी। फिर राणा हमीर उस देवी से मिलते हैं। देवी का नाम होता है बरवड़ी। अड़ी बरवड़ी देवी होती है, उससे मिलते हैं। तो बरवड़ी देवी उनको कहती हैं कि तुम वापस चले जाओ और तुम्हारे राज्य में सब कुछ सही होगा। एक तुम्हारे पास एक लड़की का रिश्ता आएगा, उससे इनकार मत करना, कितने भी विरोध हो लेकिन उससे विवाह कर लेना। ऐसा कहने के बाद क्या करता है, और फिर भी अगर कोई समस्या आएगी तो मैं अपने बेटे बारू के साथ, बरवड़ी का बेटे का नाम है बारू के साथ 500 घोड़े और सैनिक तुम्हारे पास भेज दूंगी। ठीक है, इससे तुम्हारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। वह वापस आ जाता है। वापस आते ही ये होता है कि उसका जो दुश्मन होता है मालदेव, जिसने उसको हराकर भेजा होता है, उसी की बेटी का रिश्ता उसके घर आ जाता है। वह हैरान होता है। सारे सरदार कहते हैं कि वह विश्वासघात करेगा, लेकिन सभी के मना करने पर वह सबको बताता है कि इस तरह से बरवड़ी देवी ने भविष्यवाणी की है
इसलिए मैं इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकता। तो वह बारात लेकर वहां चले जाते हैं उनके घर पे मालदेव के, और मालदेव ने रिश्ता इसलिए भेजा होता है कि धोखे से हम हमीर को मौत के घाट उतार देंगे मौका देखकर जब वह आया होगा। लेकिन मालदेव क्या करता है, इस तरह से व्यवस्था करके जाता है कि, और दूसरा 500 घोड़े और बारू को वहां छद्म भेष में, ताकि और कोई पहचान नहीं पाता होता बारू को, तो वो छद्म भेष में उस चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर लेते हैं, हमीर की सेना भी घेर लेती है। ऐसी स्थिति में मालदेव के समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। मालदेव अपने राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ किसके पास जाता है, मोजीराम के पास, मोजीराम मेहता के पास जाता है कि कहता अब क्या करें, हमने तो हमीर को मारने के लिए बुलाया था, ऐसी स्थिति में हम मार तो नहीं सकते। तब मोजीराम मेहता उसे समझाता है कि ऐसी स्थिति में अगर हमने युद्ध छेड़ा तो पराजय हमारी निश्चित है। तो हम ये एक ही उपाय है कि हम ऐसा कह देते हैं कि जो राजकुमारी है वो बाल विधवा है, और बाल विधवा से राजकुमार विवाह नहीं करेगा, और अपना बात भी रह जाएगी और अपने बच भी जाएंगे। तो इस तरह की अफवाह उड़ा दी जाती है कि वह बाल विधवा है, लेकिन फिर भी वह उससे विवाह करके उसको ले जाता है। और वहां से फिर वो क्या करते हैं कि उसके माध्यम से, उसी रानी के माध्यम से कैसे कि रानी के माध्यम से वो जो हमीर है वह चाल चलता है। चाल कैसे चलता है, सबसे पहले तो जीवन अनंग सिंह है, उसका बेटा है जीवन सिंह। अनंग सिंह का बेटा होता है जीवन सिंह, जो 2.5 लाख रुपए लूट कर लाता है, किससे, चित्तौड़ से। चित्तौड़ में अब राजा कौन है, मालदेव अपने बेटे जैसा को वहां छोड़कर जालोर चला गया है, अब वहां जैसा है। तो जैसा के सैनिकों से 2.5 लाख रुपए लूट कर लाता है, लेकिन हमीर चाल के माध्यम से वो 2.5 लाख रुपए पवन सिंह और मोजीराम के साथ वापस भेज देता है जैसा को। और जैसा और पवन सिंह, मोजीराम और पवन सिंह वहां कुछ दिन रहते हैं, किसके पास, चित्तौड़ में जैसा के पास कुछ दिन रहते हैं, और जैसा को विश्वास जीत लेते हैं, वहां से वापस आते हैं। फिर हमीर क्या करता है, अपनी रानी को और अपने बेटे को भेजता है, और साथ में मोजीराम को भेजता है, इनको कहकर भेजता है कि तुम जाकर वहां क्या करना, द्वारपालों को अपने पक्ष में कर लेना, और जैसा को भी अपने पक्ष में कर लेना, और उनको द्वारपालों को रिश्वत दे देना ताकि वो दरवाजा खोल दे और हम लोग आक्रमण कर देंगे। वहां ऐसा ही होता है, जो रानी होती है वो अपने भाई जैसा को अपने पक्ष में कर लेती है, और उसे समझाती है कि हमीर कभी भी युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि न तो उसके पास सेना है और न उसके पास ऐसे हथियार हैं, और वह जो निश्चिंत हो जाता है जैसा। और वो उसी चाल के माध्यम से एक दिन हमीर उस पर आक्रमण कर देता है। उस आक्रमण में भयंकर युद्ध होता है, जैसा और अनंग सिंह की टकराट होती है, काफी भयंकर युद्ध होता है, जिसमें जैसा अनंग सिंह को मार देता है और खुद घोड़े पर बैठकर दौड़ जाता है, और वह वहां से सीधा दिल्ली जाता है। दिल्ली से मोहम्मद तुगलक को साथ लेकर आता है, और फिर भयंकर युद्ध होता है। हमीर की सेना और मोहम्मद तुगलक की सेना में भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध में हमीर जीत जाता है, और हमीर मोहम्मद तुगलक और जैसा को क्या करता है, जिंदा कैद कर लेता है। उसके बाद मोहम्मद तुगलक से वह 50 लाख रुपए और अच्छे आर्थिक रूप से संपन्न रियासतें लेकर उसको जिंदा ही छोड़ देता है, मृत्यु दान जीवन दान दे देता है। और जो जैसा जो था रानी का भाई, उसको भी वह माफ कर देता है, 2-3 रियासतें देकर उसको छोड़ देता है। तो इस तरह से ये थी खून का टीका उपन्यास। इसके दूसरे जो प्रश्न है वो फिर आएंगे। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए। इसके बाद वाला टेस्ट जरूर देखना।